आपके साथ गीतिका पंत और 7 बजे के 7 सवालों में आप सभी का स्वागत है। श्रद्धा हत्याकांड में आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के 4 चरणों के बाद आज आफताब का नार्को टेस्ट हुआ। जी हां, सुबह करीब 2 घंटे तक आफताब से नार्को टेस्ट से कई सवाल पूछे गए। आफताब ने उन सवालों के भी जवाब दिए जिसे वो पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान देने से बचता रहा। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल श्रद्धा हत्याकांड को लेकर नार्को टेस्ट और जांच के इर्द गिर्द ही होंगे। हमारा पहला सवाल है, श्रद्धा केस में आफताब के नार्को टेस्ट में आज क्या हुआ? जी हां, आज एक्सपर्ट्स की टीम ने आफताब से एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड का सच और अनसुलझे सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। श्रद्धा का बेदर्दी से कत्ल करके उसको कबूल लेने वाले शातिर आफताब का आज नार्को टेस्ट कराया गया। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने सबूतों की तलाश में 5 राज्यों में जांच का जाल बिछाया, लेकिन उसके हाथ अब तक कुछ खास नहीं लगा। ऐसे में जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और आफताब के मुंह से सच उगलवाने के लिए आज उसका पुलिस ने नार्को टेस्ट कराया। आज सुबह करीब 8:40 पर आफताब को तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच अंबेडकर अस्पताल लाया गया। यहां करीब 10 बजे से आफताब का टेस्ट शुरू हुआ और करीब 2 घंटे तक आफताब से श्रद्धा की हत्या से जुड़े हर वो सवाल पूछे गए जो इस कत्ल के राज को रहस्य की परतों से आजाद कर सकते हैं। नार्को टेस्ट के दौरान मौजूद रहे एक्सपर्ट्स के मुताबिक आफताब से टेस्ट के दौरान हर उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई जिनके जवाबों के बिना पुलिस सबूतों की खोज में अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। आफताब से पूछा गया कि उसने श्रद्धा के टुकड़े किस हथियार से किए, टुकड़े करने के लिए हथियार कहां से खरीदे, उन हथियारों को उसने कहां ठिकाने लगाया, श्रद्धा के शव के टुकड़े कहां कहां फेंके, श्रद्धा का मोबाइल उसने कहां फेंका, श्रद्धा को मारने की वजह क्या थी, कत्ल के वक्त पहने कपड़ों को कहां फेंका। नार्को टेस्ट में उससे सवालों के जरिए ये निकालने का प्रयास किया गया कि आखिर हत्या की वजह क्या थी। क्या ये प्री प्लान तरीके से उसने श्रद्धा का मर्डर किया था या कोई और वजह थी। और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं अब जो भी रिपोर्ट्स बनकर सामने निकल के आएगी वो अब पुलिस इंटेरोगेशन में फायदा देती नजर आएगी और उसी आधार पर पुलिस कहीं ना कहीं इंटेरोगेशन अपनी आगे बढ़ाएगी। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब शांत रहा और बड़े सधे अंदाज में उसने सवालों के जवाब दिए। टेस्ट के दौरान वो कुछ सवालों का जवाब देने से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार पूछने के बाद उसने उन सवालों के भी जवाब दे दिए। कि आखिर कौन कौन से हथियार इसमें प्रयोग किए गए, ये जानने का प्रयास किया कि क्या आफताब पिछले 6 महीने में किन किन लोगों से मिला और क्या श्रद्धा के मर्डर में कोई और भी व्यक्ति शामिल था। ये तमाम ऐसे सवाल थे जो लगातार इंटरोगेशन में, पॉलीग्राफ टेस्ट में और नार्को टेस्ट में आफताब से पूछे गए, जिसका जवाब उसने लगभग सेम दिया है। पूछताछ में आफताब ने तीसरी बार अपने जुर्म का इकरार करते हुए कहा कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की है। हाँ, मैंने श्रद्धा को मारा। पहली बार उसने पुलिस की पूछताछ में, दूसरी बार पॉलीग्राफ टेस्ट और आज तीसरी बार नार्को टेस्ट में भी उसने कबूल लिया कि उसी ने श्रद्धा का कत्ल किया है। नार्को में करीब 50 से ज्यादा सवाल उससे पूछे गए और इन सवालों के जवाब उसने जिस तरीके से दिए, ऐसे में निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इंटेरोगेशन में इसका फायदा होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट में लगभग 60 से ज्यादा सवाल उससे पूछे जा चुके हैं और नार्को में करीब 50 सवाल। ऐसे में ये वो सवाल थे जो पॉलीग्राफ टेस्ट में उससे पहले पूछे गए थे। अब ये देखना होगा कि इन तमाम सवालों की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर पुलिस किस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। इससे पहले श्रद्धा कत्ल केस के रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए दिल्ली पुलिस आफताब का 20 घंटे से ज्यादा पॉलीग्राफ टेस्ट करा चुकी है। फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स और अधिकारियों की मौजूदगी में 4 दिनों तक अलग अलग सेशन में आफताब से श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सवाल पूछे गए। आफताब से झूठ पकड़ने वाली मशीन के पास बिठाकर 22 नवंबर को करीब 3 घंटे, 23 नवंबर को करीब 8 घंटे, 25 नवंबर को करीब 2.5 घंटे और 28 नवंबर को करीब 7 घंटे पूछताछ की गई।
लेकिन इस पूछताछ में उसने बेहद शातिर तरीके से ऐसे जवाब दिए जिनसे पुलिस को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लिहाजा पुलिस को आज के नार्को टेस्ट से काफी उम्मीदें हैं। इस टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हालांकि नार्को टेस्ट की सबूत के तौर पर कोर्ट में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन पुलिस को इस टेस्ट के जरिए कुछ और सुराग और सबूत मिलने की उम्मीद है, जो आफ्ताब को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। आफ्ताब ने एक बार फिर से नार्को टेस्ट में श्रद्धा के कत्ल की बात कबूली है। उसने हथियार और श्रद्धा के मोबाइल को कहां फेंका, उसके बारे में भी स्वीकार कर लिया है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है, नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने क्या जानकारी दी? जी हां, नार्को टेस्ट में आफ्ताब से किस तरह के सवाल पूछे गए, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सूत्रों की माने तो आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में वही जवाब दिए हैं जो जवाब इसके पहले उसने पॉलीग्राफी टेस्ट में दिए हैं। यहां तक कि पॉलीग्राफी टेस्ट में भी उसने कत्ल की बात कबूली थी और एक बार फिर से जब नार्को टेस्ट हुआ तो वहां भी आफ्ताब ने कत्ल की बात कबूली है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस बारे में जानना चाहती थी कि कत्ल की वजह क्या है, यानी मोटिव, और इसके अलावा उसने सबूत कहां कहां पर छिपाए हैं। अब जो जानकारी आफ्ताब से दिल्ली पुलिस को मिलेगी, उस जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस कुछ और जगहों पर छानबीन कर सकती है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या है कि अभी तक उसे कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि आफ्ताब ने 18 मई को ही श्रद्धा का कत्ल किया था। इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इससे जुड़े सबूतों की तलाश में जुटी हुई है और साथ ही साथ अभी तक पुलिस को इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं कि आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल साजिश के तहत किया था, यानी 18 मई से पहले ही उसने श्रद्धा के कत्ल की साजिश रच ली थी। नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने कोर्ट से पहले ही अनुमति ले ली थी, लिहाजा एक्सपर्ट्स ने इस टेस्ट की तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी। आज आफ्ताब को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ से दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल ले गई, जहां एफएसएल के एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की मौजूदगी में आफ्ताब से सवाल पूछे गए। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल है, कैसे हुआ आफ्ताब का नार्को टेस्ट? अस्पताल में आफ्ताब के पहुंचने के बाद सबसे पहले आफ्ताब की सामान्य जांच की गई और बॉडी के सभी पैरामीटर्स के सही मिलने के बाद पूछताछ को आगे बढ़ाया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट से कुछ खास मदद नहीं मिलने के बाद श्रद्धा हत्याकांड का पूरा सच जानने की कोशिश कर रही दिल्ली पुलिस ने आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया। इस टेस्ट की अनुमति पहले ही अदालत से ले ली गई थी, लिहाजा इस खास टेस्ट को करने के लिए दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में पूरी तैयारी की गई थी। आज सुबह तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच आफ्ताब को करीब 8:40 पर दिल्ली के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल लाया गया। जिस तरीके से सिक्योरिटी के बीच आफ्ताब को लेकर के यहाँ पर 3rd बटालियन की टीम पहुंची अंबेडकर हॉस्पिटल, यहाँ पर उसका नार्को होना है। देखिए पूरी सुरक्षा के साथ उसे यहाँ लाया गया है। इस गेट को पहले ही देखिए यहाँ पर बंद किया गया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर पूरी पुलिस मौजूद है, इस गेट को बंद किया गया है। आगे पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई है। अस्पताल पहुंचने के बाद आफ्ताब को कुछ देर आराम करने दिया गया। उसके बाद आफ्ताब का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर चेक किया गया और आफ्ताब के बॉडी के सभी पैरामीटर्स के सामान्य रहने के बाद नार्को की प्रक्रिया शुरू की गई। टेस्ट से पहले आफ्ताब को एक सहमति फॉर्म पढ़ने के लिए दिया गया। कंसेंट फॉर्म पर नार्को टेस्ट कंडक्ट करने वाली टीम मेंबर्स के नाम और पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी लिखी होती है। आफ्ताब ने कंसेंट फॉर्म पढ़ने के बाद उस पर हस्ताक्षर कर इस टेस्ट के लिए सहमति दी। आफ्ताब से नार्को टेस्ट की मंजूरी मिलने के बाद एफएसएल के एक्सपर्ट्स ने टेस्ट की प्रक्रिया की शुरुआत की। आफ्ताब को करीब 8:45 पर अंबेडकर हॉस्पिटल लाया गया। उसे 15 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा गया, फिर उसे कांस्टेंट फॉर्म दिया गया और उससे जानकारी हासिल की गई कि क्या उसे पता है कि आज उसका नार्को टेस्ट होने वाला है। जब उसने उसके लिए हामी भर दी तो उसके बाद उसके कई सारे टेस्ट किए गए, जिसमें उसका ब्लड प्रेशर नापा गया, उसकी हार्ट बीट देखी गई, उसका हार्ट रेट देखा गया और ये तय किया गया कि आखिर अब प्रोसेस के लिए वो कितना प्रिपेयर है या फिर नहीं।
सबसे पहले आफ्ताब को एनेस्थीसिया दिया गया। जब वो आधी बेहोशी की हालत में पहुंच गया तो उससे सवालों का सिलसिला शुरू किया गया। इस टेस्ट के दौरान वहां एफएसएल के एक्सपर्ट्स और अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम मौजूद थी। आज हमारी जो एफएसएल की टीम और अंबेडकर हॉस्पिटल की टीम ने मिलकर नार्को टेस्ट कंडक्ट कर लिया और ये मोर देन 2 आवर तक चला था। कितने बजे शुरू हुआ सर? कितने बजे? मॉर्निंग में शुरू हुआ था और 2 घंटे से ज़्यादा चला। सर टीम में कौन कौन था? टीम में हमारे जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी रोहिणी के साइकोलॉजिस्ट हैं, फोटो एक्सपर्ट यहाँ से हैं और डॉक्टर जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो अंबेडकर हॉस्पिटल के सभी लोगों ने मिल के किया। एक्सपर्ट्स की टीम ने करीब 2 घंटे तक आफ्ताब से एक के बाद एक सवाल पूछे। शुरुआत में आफ्ताब से उसके परिवार और जिंदगी से जुड़े सामान्य सवाल पूछे गए और उसके बाद श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े उन सवालों के जवाब आफ्ताब से मांगे गए जो श्रद्धा मर्डर केस में सबसे ज्यादा अहम है। जैसे उसने श्रद्धा को क्यों मारा, श्रद्धा के शव के टुकड़े कहां कहां फेंके, वारदात में इस्तेमाल हथियार कहां हैं और वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े कहां ठिकाने लगाए। एफएसएल के एक्सपर्ट्स के मुताबिक आफ्ताब का टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। सर सेटिस्फाई है नार्को टेस्ट करने के बाद? देखिए, नार्को टेस्ट जब ही होता है जब सभी पैरामीटर पूरे होते हैं, उसके बाद नार्को टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है। तो सर क्या दोबारा जरूरत पड़ सकती है नार्को टेस्ट कराने की? अगर आवश्यकता पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने आधी बेहोशी में काफी कुछ बताया है। उसने उन सवालों के जवाब भी दिए हैं जो उसने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान नहीं दिए थे। टेस्ट के दौरान कुछ सवालों के जवाब के दौरान वो खामोश हो गया, लेकिन वहां मौजूद एक्सपर्ट्स के बार बार सवाल दोहराने के बाद उसने उन सवालों के जवाब दे दिए। पुलिस को उम्मीद है कि इस टेस्ट के बाद उसके हाथ अहम सुराग लगेंगे जो श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा सकेंगे। हिमांशु वर्षा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थियों को सुलझाने के लिए पॉलीग्राफ के बाद नार्को टेस्ट भी कर लिया है। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी जांच अधिकारियों को मिल जाएगी। पॉलीग्राफ टेस्ट में जिन सवालों के जवाब नहीं मिले उनके जवाब नार्को टेस्ट से मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जांच पर ब्रेक लग सकता है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल है, पॉलीग्राफ नार्को के बाद क्या आफ्ताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी हो सकता है? जी हां, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में बता रही है हमारी संवाददाता तेजश्री। का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो चुका है और 1 दिसंबर को इसका नार्को टेस्ट होना है, लेकिन आफ्ताब बार बार अपने बयान बदल रहा है और पॉलीग्राफी टेस्ट में भी उसने बड़े सधे हुए तरीके से जवाब दिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली पुलिस आफ्ताब की ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करवा सकती है। दरअसल ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक न्यूरो साइंस है जिसमें मस्तिष्क के, आपके ब्रेन के मूवमेंट को बड़ी बारीकी से देखा और परखा जाता है। जब ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है तब कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो आरोपी है उसे क्राइम सीन से जुड़े हुए इमेजेस दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ आवाजें भी सुनाते हैं। अब इन्हीं के आधार पर यह तय किया जाता है कि आरोपी के मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में किस तरह की मूवमेंट हो रही है और वो कैसे उन इमेजेस को, उन आवाजों को रिएक्ट कर रहा है। इन्हीं सब बातों के आधार पर एक कंक्लूजन निकाला जाता है। अब हो सकता है कि इस मामले में आफ्ताब का भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया जाए जिससे पुलिस को सबूतों तक पहुंचने में आसानी हो। ये पहली बार नहीं है जब एक बड़े अपराध की पड़ताल में जुटी पुलिस ने नार्को का सहारा लिया है। इससे पहले भी कई चर्चित मामलों में पुलिस आरोपियों और संदिग्धों का नार्को टेस्ट करवा चुकी है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल है, गंभीर अपराधों को साबित करने में पहले नार्को की कितनी भूमिका रही है? जी हां, 26/11 हमले को अंजाम देने वाले अजमल कसाब को कौन भूल सकता है भला। उसने नार्को टेस्ट में ही इस हमले की पूरी साजिश को दुनिया के सामने उगल दिया था। हालांकि आरुषि टेस्ट में नार्को टेस्ट के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका था। छब्बीस 11 मुंबई हमले का दोषी अजमल कसाब
स्टैंप घोटाले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी, आरुषि के घर का नौकर कृष्णा, निठारी कांड का दोषी सुरेंद्र कोली। ये कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो देश के चर्चित अपराधों के केंद्र में रहे हैं। इनसे जुड़े मामलों में सच को साबित करने के लिए नार्को टेस्ट का सहारा लिया गया था। इनमें से आरुषि हत्याकांड को छोड़ बाकी सब मामलों में नार्को टेस्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सबसे पहले बात करते हैं भारत में हुए 26/11 के आतंकी हमले की। ये अजमल कसाब है, 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले का गुनहगार और इकलौता जिंदा पकड़ा गया आतंकी। ये नार्को टेस्ट के वक्त न पूरी तरह होश में है और न पूरी तरह बेहोश। नार्को टेस्ट के दौरान आधी बेहोशी के आलम में कसाब ने बताया था कि कैसे मुंबई पर आतंकी हमले की साजिश रची गई, उसे अंजाम दिया गया और वो खुद कैसे आतंकी हमले का हिस्सा बना। पुलिस का गाड़ी भी उठाया था। हाँ ना, हाँ, पुलिस का गाड़ी और पुलिस जो बैठे थे उसमें जो बैठा था उसको गोली मार दिया। हाँ। ये अब्दुल करीम तेलगी भारत में साल 2003 में हुए सबसे बड़े घोटालों में से एक स्टैंप घोटाले का मास्टरमाइंड। स्टैंप घोटाले को लेकर पुलिस हिरासत में तेलगी बता तो रहा था, लेकिन पूरा सच नहीं। लेकिन जैसे ही तेलगी का नार्को टेस्ट शुरू हुआ, इसने उन नेताओं का भी नाम उगलना शुरू कर दिया जिन्हें इसने पैसे दिए थे। 2008 के नोएडा में हुए आरुषि मर्डर केस की गुत्थी एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसमें आज तक ये पता नहीं चल सका कि आरुषि और हेमराज को किसने मारा। पुलिस से लेकर सीबीआई तक ये पता नहीं लगा पाई। ऐसे में सच उगलवाने के लिए आरुषि के माँ बाप और घरेलू नौकरों को भी नार्को टेस्ट से गुजारा गया। आरुषि को क्यों मारा? कृष्णा, ए कृष्णा, आरुषि को क्यों मारा था? क्या किया आरुषि ने? क्या? हालांकि नार्को टेस्ट से भी आरुषि हत्याकांड की साजिश को बेनकाब नहीं किया जा सका। नार्को इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और कोई केस सॉल्व होना, उसके अंदर बहुत चीजें इन्वॉल्व होती है। सो नार्को इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। साल 2007 में पूरे देश को दहला देने वाले निठारी केस की कहानी भी आधी अधूरी सामने आ रही थी। निठारी का गुनहगार सुरेंद्र कोली और उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर होशो हवास में अलग अलग कहानियां सुना रहे थे। ये दोनों भी नार्को टेस्ट से गुजरे थे। इसी टेस्ट से पता चला था कि निठारी का असली गुनहगार सुरेंद्र कोली था। आफ्ताब के केस के अलावा भी बहुत सारे पुराने केसेस भी ऐसे हैं जब भी पुलिस को लगा कि अब इसमें इंटरोगेशन में कहीं ना कहीं नई जानकारी हासिल करने की स्थिति नहीं बची है, लगातार अपराधी बच रहा है या बताने की स्थिति नहीं बता रहा है, तो ऐसी पोजीशन में आप नार्को के जरिए उन सवालों को पूछ सकते हैं और उन सवालों के जरिए जो जवाब आते हैं वही कहीं ना कहीं इंटरोगेशन में फायदेमंद साबित हो सकती है। गंभीर अपराधों को साबित करने के लिए नार्को की अग्नि परीक्षा इतनी असरदार है कि आरोपी अपने आप ही एक के बाद एक सारे रहस्यों से पर्दा हटाता जाता है। श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थियों को सुलझाने के पुलिस ने हर तरह के प्रयास किए, लेकिन बार बार आफ्ताब पुलिस को चकमा देता रहा। लेकिन जब बात नहीं बनी तो आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया गया। वंस एक बार हमारे यहाँ से नार्को केस करा के केस चला गया, उसके बाद क्या उसका आउटकम है केस का, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो फोरेंसिक वाले रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, कोर्ट देखती है, कोर्ट मैटर है, कुछ चलता रहता है, वो डिसीजन आ गया नहीं आ गया। श्रद्धा की हत्या को लेकर आफ्ताब ने कई बार अपने बयान बदले, यहाँ तक कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी जांच को गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी। ऐसे में पुलिस को नार्को टेस्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। नार्को को अमूमन इसलिए ज्यादा किया जाता है जब इंटेरोगेशन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। उसी परिस्थिति में नार्को टेस्ट के लिए पुलिस प्रोसेस में लाती है और शायद यही वजह है कि आफ्ताब वाले केस में भी जब चारों तरफ से लगा पुलिस को कि अब जवाब मिलने मुश्किल हो गए हैं, तभी उसने नार्को के लिए आगे प्रोसेस किया। सूत्रों की माने तो आज हुए आफ्ताब के नार्को टेस्ट के दौरान पुलिस को उन सवालों के भी जवाब मिल गए हैं जिससे पुलिस आफ्ताब को कोर्ट में श्रद्धा का हत्यारा साबित कर सकेगी। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
पुलिस अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पॉलीग्राफ और नार्को से वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लेती है, लेकिन इन तकनीकों के मिले नतीजे सीधे अदालत में मान्य नहीं होते हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल है, इन साइंटिफिक टेस्ट की कोर्ट में कितनी अहमियत है? जी हां, कितनी अहमियत है, इसके बारे में बता रहे हैं एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में बहुत ही साफ गाइडलाइंस पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट को लेकर इशू किया था, और उससे साफ उसमें यह है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट के थ्रू कुछ भी जवाब देता है तो उसको कन्फेशन तो नहीं माना जाएगा, लेकिन जो भी मटेरियल एविडेंसेस होंगे उसको एज एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, वो कहता है कि मैंने फलाना वेपन यूज किया और फलाने वेपन को कहीं मैंने फेंका, तो अगर वो उस आधार पर अगर पुलिस जाती है, उस वेपन को रिकवर करती है, तो वो वेपन जो है एज एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट में, ना कि उसका जो स्टेटमेंट है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बहुत ही स्लाइट इसमें डिफरेंस है, जो एज ए एविडेंस वो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, एज ए मटेरियल एविडेंस की नहीं, और कन्फेशन तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा जो भी पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट के थ्रू कोई भी एक्यूज पुलिस के सामने देता है। आफ्ताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं लगा है। ऐसे में हमारा सातवां सवाल है, श्रद्धा मर्डर केस में आगे क्या हो सकता है? पुलिस अब नार्को टेस्ट के बाद आगे क्या कर सकती है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार पुलिस इंटेरोगेशन जो कर रही है, उसमें उसके सामने बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब तक आफ्ताब ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो कितनी सही है या फिर गलत। अब तक पुलिस के पास जितने सवाल नहीं थे, उन तमाम सवालों के जवाब पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के बाद मिल जाएंगे, और इंटेरोगेशन में इसी बात का फायदा अब पुलिस आगे उठाएगी। निश्चित तौर पे अभी के जो हालात हैं, पुलिस के पास बहुत हद तक सबूत हैं, लेकिन उतने सबूत नहीं जिसके आधार पर वो केस को और मजबूती के साथ आगे रख पाए, और शायद यही वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर और इंटेरोगेशन में इसका फायदा उठाकर पुलिस इस केस को मजबूती के साथ आगे रख सकती है और आफ्ताब को सजा दिलवा सकती है। 7 बजे के 7 सवालों में आज बस इतना ही, लेकिन आप GNT पर बने रहिए और आगे देखिए फैक्ट चेक।